morning, everyone. Today we are going to start our chapter number 12, The March to Freedom from 1919 to 1947. In this chapter, we will discuss about the freedom struggle of India and the national movement of India. जैसे हमने पहले जो चैप्टर किया था द अपराइजिंग ऑफ 1857 रिवोल्ट जो 1857 का रिवोल्ट था, कैसे जो एक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बाय द पीपल ऑफ इंडिया, कैसे जो रूलर थे उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया था, कैसे फिर ब्रिटिशर्स ने उसको सप्रेस कर दिया था। तो वो रिवोल्ट वहीं पे दब गया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी सुपरमेसी को इस्टेब्लिश कर लिया था। बट इस फेज में हम देखेंगे कि कैसे जो एक नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होती है, नेशनल स्ट्रगल स्टार्ट होती है फ्रीडम के लिए, और फिर वो एंड तक जाती है 1947 तक, जब हमें आज़ादी मिलती है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 1947 तक का जो हमारा सिस्टम है, नेशनल मूवमेंट है, यहाँ पे सभी सेगमेंट के लोग हैं, चाहे वो पीजेंट है, ट्राइबल्स हैं, स्टूडेंट है, वुमेन है, लेबरर्स हैं, सभी इसमें इट्स अ मास मूवमेंट। ठीक है, जो इसका जो क्रेडिट है वो हम देते हैं, ठीक है, हमारे नेशनल लीडर को, जो हमारे नेशनल लीडर थे जिन्होंने हमारे नेशनल स्ट्रगल को लड़ा है। ये स्ट्रगल स्टार्ट होती है फ्रॉम द 1919, ठीक है, टू 1947। वन बाय वन हम इसके जो सभी मतलब इवेंट्स हैं उनको करेंगे। सबसे पहले हम इमरजेंस ऑफ गांधी करेंगे। देखो, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द सेकेंड पार्ट, जो फ्रीडम स्ट्रगल है, दैट इज स्टार्टेड विद द गांधी नीरा। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो गई थी तो मोहनदास करमचंद जो गांधी थे अपनी लीडरशिप से नेशनल मूवमेंट को चलाते हैं। ठीक है, उनके साथ सभी जो सेक्शन के लोग हैं वो जाते हैं। अगर हम उनकी अर्ली लाइफ की बात करें, ही वॉज बॉर्न इन पोरबंदर। ठीक है, पोरबंदर में वो गुजरात में पैदा होते हैं ऑन द 2 अक्टूबर 1969, एंड ही वॉज मैरिड टू द कस्तूरबा गांधी इन 1883, एंड व्हेन ही वॉज ओनली 13, वो तब उनकी मैरिज हो गई थी, एंड ही वेंट टू द इंग्लैंड फॉर द स्टडी ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ की स्टडी करने के लिए जाते हैं और साउथ अफ्रीका में 20 ईयर के लिए प्रैक्टिस करते हैं। आफ्टर दैट वहाँ पे वो एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ही इज़ द लवर ऑफ सत्याग्रह, ही इज़ द लवर ऑफ पीस, लवर ऑफ ट्रुथ। ठीक है, वो सच्चाई की बात करते हैं कि कैसे किसी भी लड़ाई को सच से जीता जा सकता है। उनके जो मेथड्स हैं वो कोई नॉन वायलेंट नहीं है, ठीक है, सॉरी वायलेंट नहीं है, वो नॉन वायलेंट है। ठीक है, अहिंसक है, हिंसक नहीं है। ठीक है, वो मार से या किसी को झगड़े से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते। जो वो साउथ अफ्रीका में थे, जो प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी उन्होंने मतलब उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इंडियंस के साथ ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ठीक है, ब्लैक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, कलर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। उसके लिए भी वो वहाँ पे लाइक सत्याग्रह करते हैं और लोगों को मतलब एक तरीके से इंसाफ दिलाते हैं, ठीक है, जस्टिस दिलाते हैं। सो इन 1915 ही कम बैक टू द इंडिया एंड द न्यू फेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट बिगिन बाय द रिटर्न ऑफ गांधी जी। सो नाउ ही विल इन्वॉल्व इन द सो मेनी मूवमेंट्स। फर्स्टली ही विल इन्वॉल्व इन द थ्री जो पीजेंट मूवमेंट है उनमें इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट इज अ चंपारण। ठीक है, चंपारण इज इन बिहार। देयर वाज अ इंडिगो रेवोल्यूशन जो था, एंड द पीजेंट वर फोर्स्ड टू सेल इंडिगो एट द वेरी लो प्राइजेस, है ना, कि प्लांटर्स को इंडिगो उन्होंने बेचनी है। जैसे हमने इंडिगो की पहले बात की थी कि इंडिगो क्या है, एक तरीके की नील की खेती होती थी। बट जब 1917 में गांधी आते हैं तो वो ब्रिटिशर्स को कहते हैं कि आप गलत कर रहे हो। ठीक है, और वो वहाँ पे सत्याग्रह करते हैं, एंड ही सेड ही वुड नॉट लीव द प्लेस टिल द जस्टिस वाज डिलीवर्ड, है ना। वो कहते हैं कि जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। और वो जो पूरे प्राइजेस हैं इंडिगो के वो पीजेंट्स को दिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो सत्याग्रह करते हैं खेड़ा में। ठीक है, खेड़ा में भी वो क्या था कि टैक्स लिया जा रहा था वर्कर जो पीजेंट थे। ठीक है, ही सपोर्टेड द पीजेंट वुड नॉट पे द टैक्स एज द क्रॉप्स हैज फेल्ड दिस दैट ईयर, क्योंकि उस टाइम पे क्रॉप फेल हो गई थी, लोग टैक्स देने की हालत में नहीं थे। तो वहाँ पे गांधी जी उनकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट वो सत्याग्रह करेंगे अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक में, क्योंकि वहाँ पे मिल के जो वर्कर थे उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रही थी। ठीक है, 1918 में गांधी जी वर्कर्स को सपोर्ट करते हैं और मिल ओनर के अगेंस्ट होते हैं, तो लोगों को प्रॉपर जो वेजेस है मिल सके। तो पहले सबसे पहले वो जब साउथ अफ्रीका से आते हैं, ठीक है, तो पहले वो तीन जो लोकल मूवमेंट वो करते हैं।
उस टाइम पे ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स पास द गवर्नमेंट एक्ट 1919, जिनको मॉन्टेग चैसमफोर्ड का रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। उन्होंने रिफॉर्म किए थे कि देखो एक सेंट्रल लेजिस्लेचर होगी, जैसे हमारी पार्लियामेंट है, उसमें 2 हाउसेस होंगे, इंपीरियल लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। और जो प्रोविंसेस हैं मीन्स की स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट्स मीन्स की उस टाइम की जो स्टेट्स हैं वहाँ पे डायरकी सिस्टम होगा। डायरकी सिस्टम क्या है, ड्यूल सिस्टम है, ठीक है, ड्यूल गवर्नमेंट है। वहाँ के जो स्टेट सब्जेक्ट होंगे एक रिजर्व्ड होंगे और एक ट्रांसफर्ड होंगे, ठीक है। जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो रिजर्व में रखे जाएंगे, जैसे कि फाइनेंस और पुलिस होगी, वो गवर्नर और काउंसिल के अंडर रहेंगे। और जो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जैसे पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, वो मिनिस्टर्स के अंडर रहेंगे और मिनिस्टर लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ऐसा उन्होंने सिस्टम बना दिया था, ठीक है। और बट पावर जो थी दैट विल स्टिल अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ये जो एक्ट था, गवर्नमेंट एक्ट 1919 का, वो बहुत सारे जो नेशनल लीडर थे या लोगों को बहुत पसंद नहीं था। उसी टाइम पे एक एक्ट है दैट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज द रोल्ट एक्ट। 1919 में एक एक्ट पास होता है जिसको रोल्ट एक्ट हम बोलते हैं, ठीक है। दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटेड द इंडियंस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। 1919 का जो कानून उन्होंने पास किया था मॉन्टेग चैसमफोर्ड वाला, उसके खिलाफ थे लोग। तो गवर्नमेंट रोल्ट एक्ट पास कर देती है क्योंकि दे वांट टू कंट्रोल द सिचुएशन। रोल्ट एक्ट में क्या था कि द गवर्नमेंट कैन इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट अ ट्रायल, ठीक है। जैसे होता है कि 24 आवर्स में आपको पुलिस के सामने पेश होना होता है, ठीक है, वो उन्होंने खत्म कर दिया था कि किसी भी पर्सन को हम विदाउट ट्रायल के गिरफ्तार कर सकते हैं और 2 साल के लिए उसको अपने पास रख सकते हैं, जेल में बंद रख सकते हैं। एंड इट वाज अ ब्लैक एक्ट, इसको ब्लैक एक्ट बोला गया था। तो गांधी जी एंटी रोल्ट एक्ट स्टार्ट कर देते हैं और एक मीटिंग कहते हैं, लोगों को मैसेज देते हैं कि हम हड़ताल करेंगे 6 अप्रैल 1919 को, और वो फास्ट पे बैठ जाते हैं और प्रेयर करते हैं। और ये जो एक्ट है वो वाइडली क्रिटिसाइज किया गया था। रोल्ट एक्ट के तहत ही 2 पर्सन सैफुद्दीन किचले एंड डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसी के खिलाफ लोग जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट करते हैं कि हाँ जी क्यों उन दोनों को अरेस्ट किया गया है रोल्ट एक्ट के तहत। उसी टाइम पे क्या होता है, 13 अप्रैल को, ऑन द 13 अप्रैल 1919, द जनरल डायर जो कि एक ब्रिटिशर्स था, जो वो एक ओनली एग्जिट जो एंट्री होती है जलियांवाला बाग की, उसको बंद करके ओपन फायर का जो ऑर्डर दे देता है। सो मेनी पीपल वर किल्ड, ठीक है। एंड बाय दिस एक्ट द क्रॉप है जो सॉरी जो क्राउड है, ठीक है, एक तरीके से ट्रैप्ड हो जाती है जलियांवाला बाग में और जनरल डायर शूट का ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है, विदाउट एनी वार्निंग। एंड देयर वाज अ ओपन फायर ऑन द हेल्पलेस मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन who were gathered over there. More than 1,000 died and many more were injured. बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत ही एक लोगों में एक शॉक और हॉरर की सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। और लोगों को टॉर्चर किया जाता है। उस टाइम पे जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो हमारे लिटरेचर के जिनको हमारे नोबेल प्राइज़ मिला है, लिटरेचर के लिए मिला था, उनको इस सर रविंद्रनाथ टैगोर का एक टाइटल दिया गया था, वो उसे वापस कर देते हैं। बट 15 अप्रैल को जो हमारा रोल्ट एक्ट है उसे ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। ये सारी उस टाइम के इवेंट्स हैं जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। उन्होंने एक्ट पास किया है, रोल्ट एक्ट को लगाया है, जलियांवाला बाग में लोगों को मारा गया है। नेक्स्ट, उस टाइम पे एंटी ब्रिटिश मूवमेंट सिर्फ इंडिया में नहीं हो रही हैं, बाहर भी हो रही हैं, ठीक है। जैसे टर्की की हम बात करेंगे, ये जो बात है, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से 1918 तक चली थी। उसमें क्या होता है, टर्की हार जाता है ब्रिटेन से और टर्की का जो लीडर है दैट इज कॉल्ड खलीफा, उसे खलीफा बोलते हैं, और उसके ऊपर कुछ ऐसी पेनल्टीज लगा देते हैं ब्रिटिशर्स, उसकी सारी टेरिटरी को एक्वायर कर लेते हैं। और जो खलीफा था वो एक मुस्लिम लीडर था पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। सो उस टाइम पे खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है टर्की में 1920 में, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करते हैं 2 ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है।
तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ टर्की में भी एक तरीके से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ है। तो गांधी जी उस टाइम पे सोचते हैं कि क्यों ना मुस्लिम्स को साथ लेके ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक मूवमेंट चलाई जाए, ठीक है। एंड ही स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स। 1920 से लेके 1922 तक ये मूवमेंट चलेगी। दैट वाज स्टार्टेड इन 1 अगस्त 1920। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वो जो टर्की की मूवमेंट है, जहाँ जो पंजाब में लोगों के साथ हुआ, उस दोनों चीज़ों को मिला के गांधी जी नॉन कॉपरेशन स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब क्या था? नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स, एंड दे स्टार्ट बॉयकॉट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज हैं उनको बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी टाइटल थे जो गांधी जी को मिले थे, या उस टाइम पे किसी भी पर्सन जो फेमस थे उनको मिले थे, वो वापस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जो फॉरेन गुड्स हैं उसको वापस करना स्टार्ट कर देते हैं। खादी और चरखा को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, एजुकेशन को स्प्रेड किया जाता है, इक्वालिटी की बात की जाती है उस टाइम पे, ठीक है। एंड बहुत सारे जो कपड़े हैं उस टाइम पे, दैट दे वर इन द ह्यूज बॉनफायर, लोगों ने बहुत पब्लिक बॉनफायर जला दी थी। जो ब्रिटिशर्स गुड थी उनको जला दिया था। गवर्नमेंट स्कूल्स को, कॉलेज को, लेजिस्लेचर को, सभी को बायकॉट किया गया था। इन मतलब कि इलेक्शंस जो उस टाइम पे हुई थी उनमें भी इंडियंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। एंड गवर्नमेंट के हर एक स्फेयर में लोग नॉन कॉपरेशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। पीजेंट अलग तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है। सत्याग्रह, फॉरेस्ट जो है, क्योंकि फॉरेस्ट की लड़ाई कहाँ, फॉरेस्ट की जो फॉरेस्ट ट्राइब्स हैं उनकी लड़ाई है अपने प्लांटर्स के साथ, जो उनके ओनर्स हैं वो उनके खिलाफ नॉन कॉपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो सून ही जो मूवमेंट है वो पीक पे पहुंच जाती है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे लोग वो जेल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ऐसा ही था कि हाँ जी अब तो हमें आज़ादी मिलने ही वाली है, ठीक है। क्योंकि लोगों ने एक तरीके का गुस्सा था कि हाँ जी हमने मूवमेंट स्टार्ट किया है, तो गांधी जी उनके साथ थे। बट उसी टाइम पे क्या होता है, 5 फरवरी को 1922 को एक मूवमेंट चल रही होती है। तो बहुत सारे जो मतलब हमारे वॉलंटियर थे जो मूवमेंट कर रहे थे, मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे, उनको पुलिस मारती है, ठीक है, और ओपन फायर कर देती है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। बट जो एंगेड क्राउड है वो एक पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं। दे सेट फायर टू द पुलिस स्टेशन, दैट कॉज द 22 पुलिसमैन, जिससे 22 पुलिसमैन की डेथ हो जाती है। और गांधी जी डीपली शॉक में चले जाते हैं, गांधी जी सैड हो जाते हैं बाय दिस द वायलेंट इंसिडेंट, क्योंकि ही बिलीव इन द नॉन वायलेंस, ठीक है। उनको लगता है कि उनकी वजह से 22 पुलिसमैन जो है वो मर गए हैं। एंड क्योंकि वो हमेशा ही फॉलो करते हैं नॉन वायलेंट का पाथ, दैट्स वाई ही कॉल्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वो कॉल्ड ऑफ कर देते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 5 फरवरी 1922 को क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, विदाउट अटेनिंग देयर ऑब्जेक्ट। अपने ऑब्जेक्ट को किसी उद्देश्य के पहुंचे बिना ही जो मूवमेंट है वो गांधी जी खत्म कर देते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट हैपेंड आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। We will discuss the events after the non-cooperation, कि what happened after the non-cooperation when the Gandhi जी called off the non-cooperation movement। कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हुई थी, 1922 में गांधी जी ने उसको वापस ले लिया था। तो उसके बाद के इवेंट्स कौन कौन से हैं जिससे जो हमारी लीड करते हैं हमारी फ्रीडम को 1947 तक लेके जाते हैं। उसके बाद देखो क्या होता है, एक स्वराज पार्टी फॉर्म होती है, ठीक है। कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, वन वाज द नो चेंजर, सेकंड वाज द प्रो चेंजर, ठीक है। नो चेंजर वो थे जैसे गांधी जी हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, ठीक है, जो फेमस लीडर थे, स्टॉलवर्ट लीडर थे, जो कह रहे थे कि नहीं हम इसी लीड पे चलेंगे, इसी पाथ पे चलेंगे आज़ादी को लेने के लिए, ठीक है। वो किसी भी तरीके का चेंज नहीं चाहते थे। और सेकेंड वाज द प्रो चेंजर, हु वांट टू चेंज, दे वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन, ठीक है। वो इलेक्शन को कंटेस्ट करना चाहते थे कि हाँ जी अब हमें बाहर से रह के नहीं, हमें ब्रिटिशर्स के अंदर जाके इलेक्शन कंडक्ट करके, ठीक है, उनको वहीं से हराना होगा। तो प्रो चेंजर्स में आ जाएंगे हमारे जैसे कि मोतीलाल नेहरू जो फादर थे जवाहरलाल नेहरू के, तो और CR दास हो गए, ठीक है। वो क्या करेंगे, स्वराज पार्टी को फॉर्म करेंगे 1923।
एंड दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्शंस को कंडक्ट करते हैं और जीत भी जाते हैं। बट उसके बाद जो सी आर दास है, उनकी चित्तरंजन दास है, जो उनकी डेथ हो जाती है, तो वो पार्टी वहीं पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो इवेंट है वो कम्युनिस्ट पार्टी का है। उस टाइम पे देखो 1970 में अगर हम बात करें वर्ल्ड के जो वर्ल्ड में क्या हो रहा था, 1970 में एक रशियन रेवोल्यूशन भी आया था। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन के साथ ही बहुत कंट्रीज ने कम्युनिस्ट पार्टी को बनाया था अपने देशों में, ताकि क्लासलेस सोसाइटी हो, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सप्रेस्ड हैं, मतलब डिप्रेस्ड हैं, ठीक है, जहाँ मतलब डिप्राइव्ड है, उन लोगों को साथ लेके आया जाए। पीजेंट के हकों की बात उस टाइम पे की गई, तो वो क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते थे, इक्वल और एलिजिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहते थे। तो उसी टाइम पे दिसंबर 1925 में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी भी फॉर्म होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो वो तो एक तो कांग्रेस की एक्टिविटीज थी, जो कांग्रेस एक्टिविटी कर रही थी। सेकेंड एक्टिविटी जो थे वो रेवोल्यूशनरी थे, जो रेवोल्यूशन में यकीन रखते थे कि रेवोल्यूशन होना चाहिए, कटिंग ऑफ क्रॉस चेंज होना चाहिए, ठीक है, बाय हुक और क्रुक, चाहे आर्मड जो रिवेल उनको करना हो, ठीक है, कि चाहे हम देश को आजाद कराना है, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ अपील करनी है, प्रेयर करनी है, जैसे गांधी जी बोलते थे। उन्होंने सोचा कि हम हथियारों से आज़ादी लेके आएंगे। तो वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कौन कौन सी थी? एक तो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन थी HSR है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, वो मतलब कि रेडिकल थी, वो जो चेंज चाहते थे, वो ऐसा चेंज चाहते थे कि पूरा ही जो सिस्टम है वो चेंज हो जाए किसी भी तरीके से। ठीक है, एंड दे फेवर इन द आर्म्ड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, कि सिर्फ आर्म से ही, हथियारों से ही आज़ादी आ सकती है, प्रेयर से जा अपील करने से आज़ादी नहीं आ सकती। तो उसके साथ जो इनके लीडर थे वो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, दे वर द मेंबर ऑफ द HSRA। एंड उसी टाइम पे क्या होता है, जी जो मूवमेंट है HSR की HSRA की, जहाँ मतलब रेवोल्यूशनरी की, ज़्यादातर वो फेमस है बंगाल में। सूर्या सेन जो है बंगाल में, वो एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी हैं। ठीक है, वहाँ पे वो जो एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, बहुत सारे, उनका मतलब क्या था भी, जो भी ऑफिशल्स हैं, जहाँ ब्रिटिश ऑफिशल्स हैं, उनको मार दो। ठीक है, जो भी अनवांटेड है, अनपॉपुलर है, उनको वो मार देते थे। नेक्स्ट है हमारा साइमन कमीशन। उसी टाइम पे the government established a commission that is called the Simon Commission, because the head of the commission is the Sir John Simon। एंड उसमें था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने हैं, हमारे इंडिया में कुछ रिफॉर्म्स करने हैं। तो वो एक 7 मेंबरी कमेटी बनाई गई थी, साइमन कमीशन उसके हेड थे। और 1928 में साइमन जो था, सर जॉन साइमन, उन्होंने मुंबई में लैंड किया, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने उसका बॉयकॉट किया। और 1928 में फरवरी में उन्होंने एक स्लोगन दिया कि साइमन गो बैक, ठीक है, कि साइमन वापस चले जाओ। एंड देयर आर सो मेनी एंटी साइमन एजिटेशन इन द कंट्री। एंड मुंबई में अगर जब वो आए थे, ठीक है, एक साइड पे लाला लाजपत राय एजिटेशन कर रहे थे, ठीक है, और उन पे लाठी चार्ज जो होता है बाय द सॉन्ड्रस एक ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, तो जिन्होंने लाठी चार्ज के कारण जो लाला लाजपत राय है, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लाला लाजपत राय की डेथ का बदला लेने के लिए भगत सिंह खड़े होते हैं, ही वांट टू टेक द रिवेंज, एंड वो सॉन्ड्रस को मार देते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम देखें भगत सिंह की एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, एंड ही ऑल्सो थ्रू अ बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल। गवर्नमेंट एक बिल पास कर रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है, जस्ट टू ब्रिटिश को डराने के लिए वो क्या करते हैं, एक बॉम्ब मतलब गिरा देते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में इन 6 अप्रैल 1928। और उसके बाद जो वो पैम्फलेट्स वहाँ पे गिरते हैं कि हाँ जी, ये धमाका हमने जो किया है वो ब्रिटिशर्स को जगाने के लिए किया है। ठीक है, वो जो पैम्फलेट्स थे वो हैंड रिटन थे। और उसके बाद क्या होता है, भगत सिंह और उसके जो फॉलोअर, जो उसके पार्टनर्स हैं, जो उसके कुलीग्स हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एंड ही एंड हिज पार्टनर वर एग्जीक्यूटेड इन 23 मार्च 1931। 1931 में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है तीनों को। तो यहाँ पे रेवोल्यूशनरी की जो मतलब एक्टिविटीज है यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। उसके बाद के इवेंट्स कौन कौन से हैं? नेहरू रिपोर्ट।
नेहरू रिपोर्ट में क्या है, मोतीलाल नेहरू हु वाज द फादर ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, दे डिमांडेड डोमेनियन स्टेटस ऑफ इंडिया, कि हमें क्या है, इंडिया को रूल करने की आज़ादी दो, मतलब कि यहाँ पे जो इंटरनली काम है वो हम करें, बेशक ब्रिटिशर्स यहाँ पे रह सकते हैं बट डोमेन का स्टेटस हमें दे दो। बट जो मुस्लिम लीग है इस डोमेन स्टेटस के काम को, या इस डोमेन स्टेटस के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। एंड देयर विल बी अ लाहौर सेशन। उसके बाद क्या होता है, लाहौर सेशन होता है 1929 में, जो कौन लीड करता है, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे वो बात करेंगे कि हमें डोमेन स्टेटस नहीं चाहिए, वी वांट अ फुल इंडिपेंडेंस, वी वांट अ पूर्ण स्वराज, हमें पूर्ण स्वराज की मांग करनी है। दिसंबर 1929 में वो पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। उसी टाइम पे एक ट्राई कलर होस्ट होता है 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है। तो ट्राई कलर जो कि इट्स नॉट लाइक सो मच डिफरेंट फ्रॉम जो हमारा फ्लैग है उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसका ट्राई कलर का जो उसमें था। तो उसके बाद ये तो हो गई एक्टिविटीज। उसके बाद जो गांधी जी हैं वो अपना सेकेंड मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बट उसमें क्या था कि नॉ कॉपरेट नहीं करना है, पर यहाँ पे हमें क्या करना है, वी वांट अ फुल इंडिपेंडेंस, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। इसके बाद के इवेंट्स हम करेंगे कि कैसे गांधी जी ने मूवमेंट को लीड किया और कैसे हमें आज़ादी मिली। तो ये थे हमारे नॉन कॉपरेशन के बाद के मूवमेंट। अब हम सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट की बात करेंगे। Discuss the second movement of Gandhi, that is the civil disobedience movement. He started the civil disobedience movement for the complete independence of India, ठीक है। उसी के साथ ही started the Dandi March. Salt law, there was a law that is made by the Britishers कि जो अगर किसी भी पर्सन को सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करना है तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सॉल्ट इज अ बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ एवरी वंस फूड, तो सभी के फूड का बेसिक इंग्रेडिएंट है, तो लोग उसके खिलाफ थे और वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना चाहते थे कि सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लगा है, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो टैक्स लगा है उसे खत्म किया जाए। तो गांधी जी क्या करते हैं, क्योंकि वो गुजरात के ही थे, तो गुजरात के डांडी में एक प्लेस है, यहाँ पे नमक बनता है। ही स्टार्टेड द डांडी मार्च फ्रॉम द साबरमती आश्रम। 385 किलोमीटर की वो वॉक करते हैं विद हिज फॉलोअर्स, और 12 मार्च 1930 को वो स्टार्ट करते हैं और अप्रैल 1930 में वहाँ पे पहुँच के क्या करते हैं, एक मुट्ठी नमक लेके वहाँ के सॉल्ट लॉ को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं और कहते हैं कि कोई भी पर्सन सॉल्ट के ऊपर टैक्स पे नहीं करेगा, ठीक है। ये सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट के साथ ही चल रही है। और वहाँ पे जब गांधी जी ने सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट की थी, ठीक है, इंडिया के एक रीजन में खान अब्दुल खां गफर है जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के लीडर है, उनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, वो वहां पे सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट चला रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सत्याग्रही जब सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट करते हैं, बायकॉट करते हैं, तो उनको इम्प्रिजन किया जाता है। कांग्रेस को इलीगल कहा जाता है कि कांग्रेस क्या है, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मतलब बैन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो लंदन में एक फर्स्ट राउंड टेबल करते हैं कि वहाँ पे वो गांधी जी को भी बुलाते हैं कि आओ, ठीक है, डिस्कस करो हमारे साइमन कमीशन की रिपोर्ट को, बट वो फेल हो जाते हैं। उसी के बाद गांधी और लॉर्ड इरबन, ठीक है, लॉर्ड इरबन उस टाइम के जो गवर्नर है वो बात करते हैं, ठीक है, गांधी जी के साथ, और एक पैक्ट साइन होता है उनके बीच में। यहाँ पे इरविन कहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इंडिया के, ठीक है, जिन्होंने कोई भी वायलेंट काम नहीं किया है, हम उनको रिलीज कर देंगे, ठीक है। गवर्नमेंट एग्री टू फ्री ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, हम सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। और वो गांधी जी को कहते हैं कि आओ सेकेंड राउंड टेबल जो 1931 में इंग्लैंड में हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है। जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल में जाते हैं इंग्लैंड में, तो वहां देखते हैं कि वहां पे इंडिया को पावर ट्रांसफर करने की तो कोई भी बात नहीं हो रही है, ठीक है। वहां पे प्रिंसली स्टेट्स की बात की जा रही है, उनके राइट्स की बात की जा रही है। सो द गवर्नमेंट वाज फेल टू गिव द ट्रांसफर ऑफ द पावर टू द इंडियंस। सो गांधी जी क्या कहते हैं, वहां पे जो सेकेंड राउंड टेबल है उसको छोड़ के आ जाते हैं, वो फेल हो जाती है, और वापस आके इंडिया में क्या करते हैं, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं फिर से। जब वो सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देंगे तो गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है, तो मूवमेंट खुद ब खुद
कॉल्ड ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर लीडर ना होने की वजह से क्या होता है कि वो मूवमेंट नहीं चल पाती। तो उसी बीच ही क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक एक्ट पास करती है 1935 का। उसमें कुछ प्रोविजंस बनाती है कि कैसे गवर्नमेंट होगी, फेडरल गवर्नमेंट कैसे होगी, स्टेट गवर्नमेंट कैसे होगी। प्रोविंसेस का जो पहले डायरकी सिस्टम था वो सेंट्रल में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। बट वो जो गवर्नमेंट एक्ट था वो फेल हो गया था, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो थी बातें फेडरल सिस्टम की प्रिंसेस ने नहीं मानी थी। तो उसी टाइम पे होता है कि कांग्रेस इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, और कांग्रेस वहां पे इलेक्शन कंटेस्ट करती है 1937 में, और मेजॉरिटी हासिल कर लेती है, ठीक है। उसी टाइम पे फिर क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड लग जाती है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में देखो वहाँ पे एक साइड पे इंग्लैंड है, अमेरिका है, रशिया है, ठीक है, फ्रांस है, दूसरी साइड पे जर्मनी है, जापान है, इटली है। तो इन मतलब 6-7 कंट्रीज में आपस में वॉर चल जाती है। तो इंडिया के बिहाफ पे ब्रिटेन भी वॉर में चला जाता है कि इंडिया हमारे साथ है। और वहां पे एक फिर उसके बाद स्टैनफोर्ड क्रिस्प आते हैं, क्रिस्प कमीशन इंडिया में आता है 1942 में, और वो इंडियंस को बोलते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करो, तो हम आपको डोमेन सिस्टम देंगे, है ना। बट वो फेल हो जाता है सिस्टम, क्योंकि उसी टाइम पे क्या होता है, पाकिस्तान की डिमांड उठती है 1940 में। 1940 में क्या होता है, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के लीडर है, ही डिमांडेड पाकिस्तान की देयर शुड बी अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स, कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट कंट्री होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमें इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। उसी के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी स्टार्ट कर देते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, अगस्त 1942 में कांग्रेस लॉन्च द फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि जो क्रिप्स मिशन था वो भी फेल्ड हो गया था, ठीक है। थर्ड मास मूवमेंट गांधी जी स्टार्ट करेंगे बॉम्बे से, ठीक है। सभी लोग मतलब सभी जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, पोलिटिकली चार्ज हो जाएंगे, वुमेन्स हो गई, चिल्ड्रन, सभी मतलब इंस्पायर होंगे गांधी जी के स्लोगन से। डू और डाई इसका स्लोगन था कि करो या मरो, ठीक है। तो गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, सीनियर लीडर्स को भी अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, और कांग्रेस को इलीगल बता देते हैं। यहाँ से क्या होता है कि सारी कंट्री शॉक में चली जाती है कि जो फेमस लीडर है वो तो अरेस्ट हो गए हैं। तो बहुत सारे जो गुस्से में लोग होते हैं, ठीक है, वो पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, रेलवे लाइंस, टेलीग्राफ वायर्स सभी को तोड़ देते हैं, ठीक है। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज एक्सटेंसिव फोर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। थाउजेंड ऑफ पीपल वर सेंट टू जेल्स, थाउजेंड वर किल्ड भी, है ना। बहुत सारे लोग मर जाते हैं लाठी चार्ज में। तो उसी टाइम पे एक साइड पे बंगाल में फरमान की कंडीशन भी आ जाती है, बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं उसी में, और गवर्नमेंट सिर्फ थोड़ा सा ही करती है उस टाइम पे पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए। उसी टाइम पे अगर आप देखो दूसरी जगह क्या हो रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं और अपनी एक अलग पार्टी बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। वो मतलब क्या करते हैं, नॉन वायलेंस की पॉलिसी, क्योंकि उनके गांधी जी के साथ थोड़े डिफरेंस थे तो नॉन वायलेंस की पॉलिसी को नहीं मानते थे, ठीक है। और वो इंडिया से आज़ादी लेना चाहते थे कि वो जो ब्रिटेन के, जब ब्रिटिशर्स के जो दुश्मन हैं उनको उनके साथ मिलके आज़ादी लेना चाहते थे इंडिया की। तो उनको हाउस अरेस्ट में भेजा जाता है, फिर उसके बाद वो भाग जाते हैं, ठीक है, बर्लिन चले जाते हैं अफगानिस्तान रशिया के रास्ते से, फिर वो टोक्यो चले जाते हैं और आज़ाद हिंद फौज को वो बनाते हैं सिंगापुर में, ठीक है, ताकि हम इंडिया की आज़ादी के लिए लड़े। उसके बाद फिर वो चलो किसी न किसी रास्ते बर्मा के होते हुए, इम्फाल कोहिमा के होते हुए इंडिया में आके यहाँ पे स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं, लोगों को कहते हैं दिल्ली चलो, ठीक है, जय हिंद का नारा वो देते हैं। और बट जब जापान, क्योंकि जापान से उसको सहायता मिल रही थी, जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिफीट हो जाता है तो वो मतलब सपोर्टिंग सिस्टम था जो इंडियन नेशनल आर्मी का जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी वो खत्म हो जाता है, ठीक है। सो मतलब एक तो उनके पास कोई कैजुअलिटी नहीं है, डिफीट हो रही है, ठीक है, तो नेताजी भी प्लेन क्रैश में मर जाते हैं। यहाँ पे तो आईएनए की स्टोरी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ पावर।
अब ब्रिटिशर्स जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार जाएंगे, सॉरी जीत जाएंगे, बट उनकी इकोनॉमी तो बिल्कुल ब्रोक आउट हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ही टूट जाएगी। तो उसके बाद वो सोचते हैं कि कैसे अपने जो वीक एम्पायर है उसको सस्टेन करना है, और वो सोचते हैं कि हमें इंडियंस को पावर दे देनी चाहिए, ठीक है। उस टाइम के जो प्रेसिडेंट है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर है ब्रिटेन के, क्लेमेंट एटले, वो कहते हैं कि हाँ जी वी दे आर फाइनली डिसाइडेड टू ट्रांसफर पावर टू द इंडियंस, ठीक है, एज सुन एज, जितनी जल्दी वो कर सके वो कर सकते हैं। तो उसी के बाद एक कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है, कि आप इंडिया में एक इंटर्म गवर्नमेंट बनाओ, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाओ, जिससे आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। बट इसमें जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो मुस्लिम लीग है वो पार्टिसिपेट नहीं करती, जब प्रिंसली स्टेट है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि प्रिंसली स्टेट कहती है कि हम अलग हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे बोला जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, वो पाकिस्तान एक अलग टू नेशन थ्योरी को मान के पाकिस्तान को अलग कर देते हैं, अलग नेशन बना देते हैं, और प्रिंसली स्टेट को कहते हैं कि आपकी मर्जी है, आप जहाँ जाना चाहते हो, आप इंडिया में जाओ, या आप पाकिस्तान में जाओ, अगर आप फ्री रहना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो उनका एक अलग मैटर रह जाता है। सो देयर इज अ बर्थ ऑफ न्यू नेशन कौन सा था? पाकिस्तान, ठीक है। माउंटबेटन वॉइसरॉय होते हैं, तो वो इंडिया और पाकिस्तान को बनाते हैं। उसी टाइम पे अगर हम देखें कंट्री में हिंदू मुस्लिम रॉयट्स बहुत होते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टीशन हो रही है, ठीक है, पार्टीशन से वायलेंस स्प्रेड हो रही है कंट्री में, स्पेशली इन पंजाब, बंगाल एंड बिहार। पीपल वर किल्ड इन द लार्ज नंबर, मिलियन ऑफ पीपल बिकम होमलेस, ठीक है। जो नेशनल लीडर थे वो बेस्ट ट्राई कर रहे थे अपना इसको ख़त्म करने के लिए, बट हो नहीं रहा था, ठीक है। पार्टीशन हो जाती है, कंट्री बन जाती है पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को, सेपरेट कंट्री बन जाती है, और उनको जो वेस्ट पंजाब वाला हिस्सा है, सिंध का हिस्सा है, या ईस्ट बंगाल वाला हिस्सा है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, वो हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जाता है, और इंडिया जो है 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हो जाता है, बट विद द सैड like situation of the partition like independence come with the partition, independence आती है, बट जो partition है, डिवाइड है कंट्री की, वो भी हो जाती है, ठीक है। अगर हम देखें गांधी जी जो थे, उनकी डेथ हो जाती है 1948 में, ठीक है, 13 जनवरी 1948 में, जब इंटायर कंट्री बहुत ही शॉक में चली जाती है, एंड उनको माना जाता है कि ही इज़ द पायनर ऑफ पीस, आशिमा एंड नॉन वायलेंस को मानते थे, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें कि बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स भी ऐसे थे जो कि मोहम्मद अली जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को डिनाई करते थे कि नहीं जी, टू नेशन थ्योरी नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, ठीक है। अगर हम देखें जैसे कि उस टाइम पे जब इंडिया आज़ाद हो जाता है, सी राजा गोपालाचार्य फर्स्ट जो इंडिया के गवर्नर जनरल बनते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, जो कि एक नेशनल लीडर थे, ठीक है, वो प्रिंसली स्टेट को मर्ज करते हैं इंडिया के साथ, उनको मनाते हैं। सो अगर हम बात करें कि ये जो सारा नेशनल मूवमेंट है, ठीक है, जो 1919 से चली थी गांधी जी के आने के बाद, वो पहले तो सभी ने इकट्ठे लड़ी थी, बाद में सभी के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, बट एट द एंड इन 1947 वी गॉट द इंडिपेंडेंस। 1947 में हम इंडिपेंडेंस ले लेते हैं। सो वी हैव डन दिस चैप्टर, so read your chapter carefully and watch this video carefully. Thank you.